माइक मैल्कम ने अपनी डिवाइस का पावर ऑन किया। लेजर्स की लाइंस ने अपना जाल बुना और एक सर्कुलर एनर्जी वॉर्टेक्स डिवाइस के करीब उत्पन्न हो गया। ठीक वैसा ही जैसे आग की लौ में हवा से बनती रिपल्स होती हैं। माइक को नहीं पता था कि इस एनर्जी वॉर्टेक्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है, या फिर कहीं ये खतरनाक तो नहीं। जांच के लिए माइक ने एक शीट मेटल स्क्रू लिया और वॉर्टेक्स के अंदर फेंक दिया। वो अचंभित थे क्योंकि स्क्रू गायब हो चुका था। माइक ने शांति से डिवाइस का पावर कम किया और वापस घर की ओर जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक मेटालिक साउंड सुनाई दिया। ये उसी स्क्रू का साउंड था जो डिवाइस से 2 फीट दूर वापस मटेरियलाइज होकर जमीन पर गिर पड़ा था। माइक हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा शायद उन्होंने टेलीपोर्टेशन मशीन का आविष्कार कर लिया है, लेकिन वो गलत थे। माइक ने बनाई थी एक टाइम मशीन। स्टैनबरी के मिजूरी में रहने वाले माइक मैल्कम एक सेल्फ टॉट इन्वेंटर थे। उन्होंने फॉर्मल साइंटिफिक ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छी तरह समझते थे। उनके घर का बैकयार्ड ऐसा लगता था मानो पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ग्रेवयार्ड हो। यहाँ पुराने टूटे फूटे टीवी, वॉकमैन, सीडी प्लेयर्स, ढेर सारा कॉपर वायर और मैग्नेट्स मौजूद थे। माइक उस समय जेकब्स लैडर पर काम कर रहे थे। इस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी वेव्स को ऊपर चढ़ाने के लिए हैवी वोल्टेज की जरूरत थी, लेकिन यूएसए में स्टैंडर्ड हाउस होल्ड वोल्टेज 120 से 240 वॉट्स का रहता है। माइक ने तय किया कि वो अपना खुद का ट्रांसफार्मर बनाएंगे। उन्होंने एक कॉमन कोर मैग्नेट पर 2 वायर्स लपेटना शुरू किया, जिनमें से एक वायर पावर सोर्स से कनेक्ट होने वाला था और दूसरे को वोल्टेज बढ़ाने और कम करने के लिए यूज होना था। लगभग 400 कॉइल्स वायर्स लपेटने के बाद माइक ने वोल्टेज को 120 से 20,000 वोल्ट्स तक बढ़ा लिया था। माइक ने पुराने सीडी प्लेयर से लेजर एमिटर्स निकालकर उसे भी डिवाइस में कनेक्ट कर दिया था। कुछ शुरुआती फेलियर्स के बाद माइक ने कुछ ऐसा बना लिया था जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते थे। डिवाइस के ऊपर डिस्टॉर्टेड एनर्जी का स्फीयर बन चुका था। अब माइक ने इस एनर्जी स्फीयर में कुछ ऑब्जेक्ट्स को फेंक कर देखा। हैरानी की बात थी कि वो ऑब्जेक्ट स्फीयर में जाते ही गायब हो जाते थे और कुछ देर बाद थोड़ी दूरी पर निकल आते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के बीच ही उनकी डिवाइस खराब हो गई। अब उनके पास एक जला हुआ बॉक्स था जो किसी काम का नहीं था, लेकिन माइक समझ गए थे कि उन्होंने कुछ ऐसा जरूर बना लिया है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। माइक ने तय किया कि वो अब इस मशीन को बड़े साइज में बनाएंगे। वो 18 इंचेस की मशीन को 8 फीट लंबा बनाना चाहते थे। उन्हें समझ आ चुका था कि ये एक टाइम मशीन है, लेकिन इसे साबित करने के लिए उन्हें बड़ी मशीन बनाने की जरूरत थी। मशीन कंपोनेंट्स को बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन समस्या थी उस मशीन के लिए पावर सोर्स ढूंढना। माइक की पहली मशीन जल चुकी थी, लेकिन इस डिवाइस के लिए उन्हें कम से कम 50,000 वॉट्स पावर की जरूरत थी। वो इंडस्ट्रियल ग्रेड ट्रांसफार्मर्स को खरीद नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन माइक जानते थे कि पास के सबस्टेशन में कुछ पुराने ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब माइक ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और कुछ पिकअप ट्रक्स लेकर मिजूरी के किंग्स पावर स्टेशन तक पहुंचे। उन्होंने आराम से ट्रांसफार्मर्स को ट्रक में लोड किया और वहां से ऐसे निकल गए जैसे वो उनका ही पावर स्टेशन हो। कई हफ्तों तक मेहनत करने के बाद अब माइक की नई डिवाइस रेडी थी। इस डिवाइस में बड़े लेजर्स और इनहैंस्ड वायर हैंगर्स लगाए गए थे। टेस्टिंग के दौरान कुछ समस्याएं आने लगी क्योंकि मशीन को ऑन करते ही माइक के घर का और पूरे टाउन का पावर कट हो जाता था, लेकिन जल्द ही माइक ने इस समस्या को सुलझा लिया था और माइक अब कुछ फीट्स लंबी एनर्जी वॉर्टेक्स बनाने में कामयाब हो चुके थे। माइक ने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और ऑब्जेक्ट्स को वॉर्टेक्स में फेंका। अब ऑब्जेक्ट्स गायब तो हो रहे थे, लेकिन वापस रीअपीयर नहीं हो रहे थे। वो किसी अनजान जगह में टेलीपोर्ट हो रहे थे। एक शाम माइक अपने दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तभी उन लोगों को विचार आया कि क्या इस वॉर्टेक्स में बड़े ऑब्जेक्ट्स भी जा सकते हैं। दोस्तों ने मिलकर माइक का काउच उठाया और वॉर्टेक्स में पुश कर दिया। वो सब हैरान थे क्योंकि काउच गायब हो चुका था।
लेकिन तभी उनके दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आने लगी। बाहर निकलने पर पता चला कि पुलिस माइक को अरेस्ट करने आई थी। नेबर्स ने पुलिस में कंप्लेन की थी क्योंकि उन्हें माइक के घर में हो रही गतिविधियों पर शक था। इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस जान गई कि माइक के इन एक्सपेरिमेंट्स और टाउन के पावर कट का कोई कनेक्शन जरूर है। साथ ही पावर स्टेशन से भी उनके ट्रांसफॉर्मर्स गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। अब माइक को अपने एक्सपेरिमेंट्स पर कुछ दिन रोक लगानी पड़ी क्योंकि उन्हें ट्रांसफॉर्मर्स चोरी करने के जुर्म में 60 दिनों तक जेल और 5 साल का प्रोबेशन पीरियड मिला था। जेल में माइक और फोकस्ड होकर सोचते थे कि कैसे वो अपनी मशीन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद माइक ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि माइक को अपने घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया गया था और वो अपनी कम्युनिटी में एक आउटकास्ट बन चुकी थी। लोग उनसे चिढ़ने लगे थे क्योंकि उनकी वजह से कई बार पावर कट्स हुए थे। अब माइक को लगा जैसे वो कभी टाइम मशीन नहीं बना सकेंगे, लेकिन तभी माइक के बारे में नेशनल टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाने लगी जिसकी हेडलाइंस थी, कैंसस सिटी रेसिडेंट endeavors to construct a time machine on his porch. An individual in Missouri undertook a venture to construct a time travel apparatus in his backyard. Although scientists didn't entirely dismiss the contraption, given that certain theoretical physicists explore akin concepts, the head of the physics department at the University of Missouri in Kansas City acknowledged its potential feasibility. Nevertheless, local authorities noted that the electrical alterations executed by the individual, Malcolm, caused power disruptions in and around the northwest Missouri town, impacting approximately 1,300 residents. On January 29th, Malcolm was apprehended and charged with feloniously pilfering transformers from a King City Power generating station. Following a guilty plea, he recently received a 5-year probationary sentence. Law enforcement stressed the seriousness of the stolen transformers, with voltage capacities ranging from 12 to 76,000 volts each, posing substantial risks of electrocution or explosion. Malcolm, who claimed to possess 2 years of college-level electrical engineering education, contended that he was developing a time machine but lacked the necessary power, according to Stanberry Police Chief Tom Hampton's report. इस न्यूज ने आर्ट बेल का ध्यान अपनी ओर खींचा और माइक की लॉटरी लग गई। अगर दुनिया में कोई भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो आर्ट बेल से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। कोस्ट टू कोस्ट रेडियो एफएम शो के होस्ट आर्ट बेल ने माइक से संपर्क किया। उन्होंने माइक को शो में बुलाकर 1.5 घंटे का लंबा इंटरव्यू किया। आर्ट बेल को भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत नॉलेज है और उन्हें कोई फैंसी आइडियाज बताकर बेवकूफ नहीं बना सकता। आर्ट ने पाया कि माइक जो भी कह रहे थे उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। माइक किसी फेम की तलाश में भी नहीं थे, बल्कि आर्ट बेल ने खुद माइक को इंटरव्यू देने के लिए मनाया था। इस इंटरव्यू को मिलियंस ने लाइव सुना था। अब आर्ट बेल के पास दुनिया भर से फोन्स आने लगे। लोग माइक की मदद करना चाहते थे। कोई उन्हें पैसे देने को तैयार था तो कोई अपनी जमीन, ताकि माइक अपनी मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। कोई माइक को ट्रांसफॉर्मर्स गिफ्ट करना चाहता था। सभी लोग चाहते थे कि माइक एक बड़ी टाइम मशीन बनाए। माइक ने भी कुछ लोगों को चुना और उनके साथ टीम बनाकर काम शुरू कर दिया। अब माइक के पास पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने कुछ फिजिसिस्ट से भी सलाह ली और मशीन के एप्लीकेशन के बारे में काफी कुछ जाना। अब इन सब की मदद से माइक इस बार रोटेट होती हुई मैग्नेट का इस्तेमाल करने वाले थे, जिससे डिवाइस में और भी ज्यादा नियंत्रण बढ़ने वाला था। अब माइक के पास वेयरहाउस, पैसे और पावर सप्लाई थी। लगभग 1 साल मेहनत करने के बाद माइक ने मशीन बना ली। ये उनकी मशीन का अपग्रेडेड वर्जन था और हैरानी की बात थी, ये मशीन काम करती थी। माइक को वापस ढूंढने में 18 साल का समय लगा, लेकिन आर्ट बेल उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गए। बेल ने पहले सोचा था कि माइक शायद गायब हो चुके होंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने कुछ टाइम ट्रैवलर्स से बात की थी, जिनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मारे गए या फिर कुछ हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। लेकिन माइक अभी जिंदा थे। कैंसस के ओवर पार्क वेयरहाउस में माइक ने अपनी टाइम मशीन के कई वर्जन्स तैयार कर लिए थे। अब माइक की डिवाइस एनर्जी वॉर्टेक्स नहीं बनाती थी, बल्कि उससे प्लाज्मा लेजर की रेज निकलती थी। नई मशीन 15 फीट लंबी थी
और माइक ने इसे 3 मिलियन वॉट्स का पावर दिया था। आर्ट बेल ने माइक को बताया कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी नई टाइम मशीन बनाई थी, उसका इस्तेमाल फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान भी किया गया था। माइक ने अथॉरिटीज को भी बता दिया था कि उन्होंने टाइम मशीन बना ली है, लेकिन उन्होंने माइक को पागल समझा। शायद यही वजह है माइक को मैडमैन माइक मैल्कम कहा जाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि थियोरेटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और अगर उसके लिए कोई डिवाइस बनाई जाए तो माइक की डिवाइस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि माइक की मशीन में इस्तेमाल हुए सिद्धांत आइंस्टाइन की थ्योरी से मेल खाते थे। अब माइक ने फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। शुरुआत में उन्होंने छोटे ऑब्जेक्ट्स को रेस के सामने रखा जो सक्सेसफुली समय की सीमा को तोड़ रहे थे। वो ऑब्जेक्ट्स गायब होते और 2 मिनट के बाद वापस मटेरियलाइज होते, लेकिन इस बार उनकी लोकेशन 50 से लेकर 150 यार्ड दूर तक होती थी। मानक की स्टोरी काफी अनबिलीवेबल है, लेकिन माइक के साथ 15 और इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अपनी आंखों से विटनेस किए थे। जो भी माइक को पैसों से या इक्विपमेंट से मदद करता था, माइक उसे अपने वेयर हाउस में इन्वाइट कर लेते थे ताकि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स देख सके। अब माइक ने छोटे जानवरों को भी एक्सपेरिमेंट्स में शामिल किया, जैसे माइस या गिनी पिग्स। माइक ने पाया कि वोल्टेज को एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस कंट्रोल किया जा सकता था। अब सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद एक आखिरी एक्सपेरिमेंट बचा था, जिसमें माइक खुद उस मशीन के सामने खड़े होकर समय यात्रा करने वाले थे। माइक ने लंबी सांस ली, मशीन के सामने खड़े हुए, और एक फ्लैश के साथ वो गायब हो गए। आर्ट बेल इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहे थे और माइक के वेयर हाउस जाकर उनसे मिलने वाले थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, माइक गायब हो चुके थे। माइक की आंखें विशाल फील्ड्स के बीच खुली। उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वहां क्या कर रहे हैं। वो पैदल चलने लगे और धीरे धीरे उन्हें यादें वापस आने लगी। माइक को पता लगा कि वो अपने वेयरहाउस से 800 मील दूर सिंसिनाटी में पहुंच चुके थे। उनके पास ना वॉलेट था, ना ही आईडी, तो उन्होंने एक होमलेस शेल्टर में जाना ठीक समझा। वहां उन्हें न्यूज़पेपर देखकर पता लगा कि माइक दरअसल 2 साल का सफर तय कर चुके थे। माइक ने कुछ ऑड जॉब्स करके थोड़े पैसे इकट्ठा किए और अपने वेयरहाउस पर वापस पहुंचे, लेकिन वहां सब कुछ खाली था। ना मशीन थी, ना टेस्ट वीडियोस और ना ही कोई डॉक्यूमेंट। अब ये इक्विपमेंट्स किसने गायब किए थे, ये आज तक एक राज है। कुछ लोगों का दावा था कि मैन इन ब्लैक ने ऐसा किया था। अब माइक आर्ट बेल के शो में फिर आए और उन्होंने बेल को सारे इवेंट्स बताए। लोगों ने फिर माइक की मदद करने का ऑफर किया। अब माइक का काम फिर शुरू हुआ और जैसे तैसे माइक ने टाइम मशीन बना ली। इस बार माइक फिर ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन वॉलेट और फोन के साथ। लेकिन बदकिस्मती से ये आखिरी बार था जब किसी ने माइक को सुना था। इसके बाद माइक कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। आर्ट बेल को ब्रॉडकास्ट के दौरान एक फोन कॉल आया। कॉलर ने उन्हें बताया कि उसने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा है जो 1930s का था। आर्टिकल में एक पानी में डूबी लाश का जिक्र था जो एक मेटल ट्यूब के अंदर फंसी हुई थी और उसके पास एक अजीब स्क्वायर डिवाइस होने की बात कही गई थी। उस लाश की पहचान नहीं हो सकी थी। कॉलर को लगता था कि माइक ने शायद भूतकाल में यात्रा कर ली थी और वो लाश उनकी ही थी। जब माइक आर्ट के शो पर आए थे, तब लोगों ने उनसे कई क्रिटिकल सवाल किए थे और कुछ ने उन पर विश्वास भी नहीं किया था, लेकिन माइक ने सबका जवाब शांति से दिया था। ये भी जानना जरूरी है कि माइक ने आर्ट बेल को अप्रोच नहीं किया, बल्कि आर्ट के मनाने के बाद वो शो पर आए थे। उनके एक्सपेरिमेंट्स को और माइक पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इसे सभी इन्वेस्टर्स ने विटनेस किया था। तो पैसों के लालच में भी माइक ने ये काम नहीं किया। माइक और उनकी टाइम मशीन का क्या हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन माइक लौट कर वापस नहीं आए। लोगों ने आज मैडमैन मैल्कम के नाम से जानते हैं, लेकिन संभव है जब भी ऐसी कोई टाइम मशीन बनाई जाएगी, उसका आविष्कार करने वाला कोई मैडमैन ही होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं।
हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।